एपिसोड 8 दिल्ली कपूर मैंशन। रात के समय अर्जुन के कमरे में अर्जुन एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रहा था और चांद को देखकर मन में ही सोच रहा था, आज सुबह से ही इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, ना नींद आ रही है। और अपने दिल पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है आसमान में चारों तरफ काले बादल आ जाते हैं। अर्जुन निराश होकर बालकनी से अपने रूम में आ जाता है। अगली सुबह उदयपुर शमशान में एक साथ दो चिताएं जल रही थीं। अक्ष और लक्ष्य वहां दोनों अपनी भीगी आंखों से उन चिताओं को जलते हुए देख रहे थे। वहां कोई और भी था जो उन चिताओं को जलते हुए देख रहा था। दूर खड़ी एक गाड़ी में केसर और माणिक बैठे थे। केसर बोलता है, अब हमें चलना चाहिए। माणिक कुछ सोचकर जवाब देता है, हाँ, लेकिन ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। गलती से भी किंग को इसका पता नहीं चलना चाहिए। केसर हाँ में गर्दन हिलाता है और गाड़ी स्टार्ट कर दोनों वहां से चले जाते हैं। दिल्ली कपूर इंडस्ट्री। अर्जुन के ऑफिस में मयंक और विराज खड़े थे। विराज अर्जुन से कहता है, बॉस, कल मिस्टर कपूर प्राइवेट जेट से दिल्ली से बाहर गए थे। अर्जुन हैरानी से पूछता है, क्यों? तो विराज बोलता है, उनके किसी दोस्त की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने गए थे। अर्जुन पूछता है, साथ में और कौन था? विराज बताता है, सर, उनका सेक्रेटरी पुरुषोत्तम और कुछ बॉडीगार्ड साथ गए थे। अर्जुन अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोलता है, ठीक है, पर विराज, इस बात का ध्यान रखना बिना सिक्योरिटी के कोई भी घर से बाहर ना जाए। विराज जी बॉस बोलकर ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है। अर्जुन मयंक से पूछता है, मयंक, क्या तुम्हें भी नहीं पता डेड के किस दोस्त की तबीयत खराब थी? तो मयंक कहता है, सर, घर के सिक्योरिटी गार्ड और नौकरों से पूछने पर भी नहीं पता चला, क्योंकि सर ने घर पर भी किसी को नहीं बताया। यहां तक मेम को भी नहीं पता था कि सर कहाँ गए। अर्जुन मन में ही सोचता है कि जरूर डेड कुछ छिपा रहे हैं। मयंक अर्जुन से कहता है, सर, वो मिस्टर बंसल का अभी कॉल आया था उन्हें, और उनके आर्टिस्ट को डिजाइन बहुत पसंद आए हैं। उनकी तरफ से डील पक्की है। सर, क्या प्रोफेसर दीक्षित को इन्फॉर्म कर दे? अर्जुन जब अपनी पॉकेट से फोन मिलाने के लिए निकालता है तो इतने में अर्जुन का फोन बजने लगता है। कॉल साइबर सिक्योरिटी का था। बिना देर किए अर्जुन कॉल उठाता है तो सामने से आवाज आती है, सर, कोई सुबह से बार बार हमारे कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहा। एक बार तो वो कामयाब भी हो गए थे। उन्होंने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में बोलता है, ऐसे कैसे किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिए? तुम सबको क्या सैलरी इसी बात की मिल रही है? फोन की दूसरी तरफ से सिक्योरिटी हेड बोलता है, सर, हमने उसी वक्त उनको सिस्टम से छेड़छाड़ करने से रोक दिया था। शायद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा होगा। अर्जुन गुस्से से बोलता है, और शायद अगर उनके हाथ कुछ लगा होगा तो शायद मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, ये याद रखना। अर्जुन कॉल कट कर देता है और मयंक से कहता है, अभी किसी अच्छे हैकर को ढूंढो। विराज को बोलो, मुझे सिक्योरिटी में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। फैमिली में से कोई भी कहीं भी बाहर जाता है तो मुझे उसकी खबर चाहिए। मयंक जी सर कहकर ऑफिस रूम से बाहर चला जाता है। अर्जुन आंखें बंद कर अपना सर कुर्सी से टिका लेता है। तभी उसको कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपना फोन लेकर किसी को कॉल मिलाता है। काफी देर रिंग बजने के बाद भी सामने से कोई कॉल नहीं उठाता तो अर्जुन फोन तो टेबल पर पटक कर फिर से अपना सर कुर्सी से टिका लेता है। उदयपुर मेहरा हाउस। लक्ष्य के कमरे में लक्ष्य अपने फैमिली फोटो को हाथों में लेकर प्यार से अंगुलियों से छूटे हुए बोलता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मैं और अक्ष भाई कैसे रहेंगे आपके बिना? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप कहेंगे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए तो मैं वो भी करूंगा। आप बस वापस आ जाइए प्लीज। और लक्ष्य फोटो को सीने से लगाकर रोने लगता है। तभी उसके कमरे में अक्ष आता है। उसे रोता हुआ देखकर उसके पास बैठकर उसका सर सहलाता है। लक्ष्य अक्ष के सीने से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। लक्ष्य कहता है, मैं नहीं रह सकता भाई, उनके बिना मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अक्ष उसे प्यार से समझाता है और कहता है, मुझे पता है मेरे भाई, मैं भी नहीं रह सकता उनके बिना।
लेकिन हमें रहना होगा। डेढ़ के जो सपने थे हमें उनको पूरा करना है, और कुछ है जो हमें जानना है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम कल ही मुंबई के निकल जाएंगे। लक्ष्य हैरानी से अक्ष को देखता है और कहता है, मुंबई? अक्ष बोलता है, हाँ मुंबई। मैं अब वहीं पर अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहा हूँ, और तुम्हारी आगे की पढ़ाई भी वहीं से होगी। लक्ष्य अक्ष से पूछने की कोशिश करता, लेकिन भाई, अक्ष अपने होठों पर अंगुली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और बोलता है, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ऐसे रोकर तुम आगे कभी नहीं बढ़ोगे। लक्ष्य अपना सर नीचे झुकाकर बोलता है, नहीं भाई, इस घर में हमारी यादें हैं। मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। अक्ष थोड़ा डांट के लहजे में कहता है, लक्ष्य, तुम समझते क्यों नहीं हो? यादों के सहारे हम जिंदगी नहीं जी सकते। कल सुबह की हमारी फ्लाइट है, तो रात को ही अपना सामान पैक कर लेना। लक्ष्य कुछ और बोलता उससे पहले ही अक्ष बोलता है, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, सुबह तैयार रहना। ऐसा बोलकर अक्ष अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अक्ष के कमरे में जाते ही उसने जो ना जाने कितनी देर से अपने आंसू रोक रखे थे, उन्हें अब वो रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्ष जो अपने छोटे भाई के आगे स्ट्रांग बन रहा था, अब उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। अक्ष वहीं सोफे पर बैठ अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लेता है और खुद से ही बोलता है, मुझे खुद को संभालना होगा। लक्ष्य, अब मेरे पास एक तू जीने की वजह है। मैं तुझे अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। लक्ष्य जो अक्ष के कमरे की तरफ ही जा रहा था, उसे साथ ना चलने के लिए कहने अक्ष की सिसकियों की आवाज सुनकर वहीं गेट पर ही रुक जाता है और उसकी बात सुनकर अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन दिल्ली, अर्जुन के ऑफिस में अर्जुन का फोन बजता है। फोन प्रोफेसर दीक्षित का था। अर्जुन फोन उठाता है और हेलो अंकल बोलता है। फोन पर प्रोफेसर दीक्षित बोलते हैं, सॉरी बेटा, मैं कल तुमसे बात नहीं कर पाया। दरअसल मैं कहीं गया हुआ था। अर्जुन कहता है, इट एस ओके अंकल, चेहरे पर हल्की मुस्कान से। दरअसल मैंने आपको उन डिजाइन के लिए कॉल किया था। मिस, नीरा के डिजाइन सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म कर देना, तो जितना जल्दी हो सके ये डील हो जाए तो अच्छा है। प्रोफेसर दीक्षित बड़ी उदास आवाज में अर्जुन से कहते हैं, सॉरी बेटा, पर अब ये डील नहीं हो सकती। अर्जुन थोड़ा हैरानी से पूछता है, क्यों अंकल, क्या हुआ? क्या उनकी कोई डिमांड है? जैसे वो कहेंगे डील उनके अकॉर्डिंग ही होंगी। मयंक भी वहीं खड़ा सारी बात सुन रहा था। प्रोफेसर दीक्षित अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल परसों नीरा और उनके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं कल पूरा दिन वहीं था, इसीलिए उस वक्त मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया था। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ से फोन छूट जाता है। अर्जुन के तो जैसे पैरों से जमीन ही खिसक गई। उसको तो जैसे कुछ सुनना ही बंद हो गया। सामने फोन में से अभी भी हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। तभी मयंक ने फोन उठाया और बात की। मयंक ने प्रोफेसर दीक्षित से पूछा, सर, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? तो प्रोफेसर दीक्षित बोलते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। कल सुबह जब मैं कोलाज आया तो सब बच्चे इसी बारे में बात कर रहे थे। नीरा का भाई भी इसी कोलाज में है। शायद उसके दोस्तों से सबको ये पता चला हो। पहले तो मुझे भी सुनकर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसी वक्त मैं उनके घर के लिए निकल गया। वहां जो देखा तो। प्रोफेसर दीक्षित अपने आंसू पोंछते हुए आगे वो कुछ बोल नहीं पाए। मयंक ने कॉल कट कर दिया। मयंक अर्जुन को 2-3 बार आवाज लगाता है, सर सर, पर अर्जुन को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर मयंक अर्जुन को कंधे से हिलाता है, सर। तब कहीं जाके अर्जुन को होश आता है। मयंक धीरे से अर्जुन से पूछता है, सर, अब क्या करना है? अर्जुन अपनी नम आंखों से मयंक को बोलता है, इसी वक्त उदयपुर चलने की तैयारी करो। मयंक जी सर बोलकर वहां से चला जाता है। उदयपुर। प्रोफेसर दीक्षित अर्जुन को अचानक से देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ? तो अर्जुन कहता है, मुझे सब जानना है, क्या हुआ था और कैसे हुआ? इस वक्त अर्जुन की आंखें बिल्कुल लाल थीं और थोड़ी नम भी। प्रोफेसर दीक्षित भी अर्जुन को ऐसे देखकर हैरान थे। प्रोफेसर दीक्षित बोलते हैं, बेटा मुझे जितना पता था उतना मैंने आपको बता दिया।
एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो हमको भी नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। अर्जुन पूछता है, कौन सी बात अंकल? प्रोफेसर दीक्षित बताते हैं, एक एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली गई, पर ना न्यूज में इसकी कोई खबर आई, ना ही उनकी तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट है। और आज मुझे पता चला कि नीरा के भाई भी अब उदयपुर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन और मयंक भी हैरान हो गए। अर्जुन कहता है, अंकल क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? प्रोफेसर दीक्षित कहते हैं, हाँ, जरूर उनके डॉक्यूमेंट्स में होगा। उनका एड्रेस। तभी प्रोफेसर बेल बजाकर पियोन को बुलाते हैं और उसे स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्स की फाइल मंगवाते हैं। थोड़ी देर में पियोन वो फाइल लेकर आता है। प्रोफेसर दीक्षित फाइल में से नीरा के घर का पता निकालकर अर्जुन को दे देते हैं। अर्जुन तुरंत उनसे पता लेकर और प्रोफेसर दीक्षित को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। मेहरा हाउस के बाहर अर्जुन ने देखा तो वहां लॉक लगा हुआ था। अर्जुन ने मयंक को आसपास पूछने को कहा। थोड़ी देर में मयंक अपने साथ किसी को लेकर आया। वो शख्स राजीव जी का पड़ोसी भी था और दोस्त भी। अर्जुन उस इंसान से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं इस घर में जो रहते हैं वो कहाँ गए हैं? वो इंसान बोलता है, राजीव मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। 2 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था उसके घर में। शाम के समय हम दोस्त साथ में मिलकर घूमने जाते थे, लेकिन परसों सुबह हमें पता चला राजीव और उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। डेड बॉडी को वो घर नहीं लाए थे, सीधे शमशान ही ले गए थे। हमें पता चला तो हम भी वहां गए थे। राजीव के दोनों बेटे वहां थे, उन्होंने ही उन्हें अंतिम विदाई दी थी। वहां खड़े होकर सब सुन रहे अर्जुन के तो पैरों ने उसका साथ ही छोड़ दिया। वो गाड़ी का सहारा लेकर उनकी बातें सुनने लगा। मयंक फिर राजीव के दोस्त से पूछता है, अभी वो दोनों कहाँ हैं? राजीव जी के दोस्त बोलते हैं, पता नहीं बेटा, 2 दिनों तक मैं और मेरी पत्नी उनके लिए खाना लेकर गए, पर उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। हमने बहुत समझाया पर वो नहीं माने। आज सुबह देखा तो उनके हाथ में सामान था। शायद वो ये घर छोड़कर चले गए हैं। बहुत ही गहरा सदमा लगा है उन्हें। मयंक बोलता है, कहाँ गए हैं, क्या आपको उन्होंने कुछ बताया? तो राजीव जी के दोस्त कहते हैं, नहीं बेटा, उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। इन दिनों में हमने तो उनकी आवाज तक नहीं सुनी। बस हर वक्त उनकी आंखों में आंसू रहते। बहुत प्यारे और संस्कारी बच्चे थे। जब भी मिलते पैर छूकर नमस्ते करते थे। और उनकी बहन तो उनकी जान थी। कहीं भी जाते साथ जाते। हमने जब भी उन्हें देखा, मुस्कुराते हुए देखा। पता नहीं किसकी नजर लग गई उन्हें। पल भर में हंसता खेलता परिवार बिखर गया। ये सुनकर अर्जुन और मयंक की भी आंखें नम हो गईं। मयंक फिर उनसे कहता है, क्या आपके पास उनके नंबर है? राजीव जी के दोस्त कहते हैं, जी हाँ है, पर कोई फायदा नहीं बेटा। मैंने और मेरे बच्चों ने भी बहुत फोन किए उन्हें, पर शायद उन्होंने अपना फोन ही बंद कर दिया है। और हमने तो कभी उनके किसी रिश्तेदार को उनके घर आते नहीं देखा। पता नहीं बेचारे बच्चे कहाँ गए होंगे। अर्जुन वहां खड़ा सब बातें सुन रहा था। उसको जिस बात का डर था वही हुआ, पर उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो अब नहीं है। अर्जुन अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो मतलब वो है। फिर मयंक और अर्जुन उनसे फोन नंबर लेकर वहां से चले जाते हैं।